हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम आंसर राइटिंग की सीरीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दूंगा। यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ प्रश्न लिखेंगे सभी लोग, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, आप लोग क्या है देख रहे हैं वीडियो, लेकिन अभी क्या है कि प्रश्न आप मेरे साथ लिखिए और वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच को ट्राई करिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या तो बिल्कुल नहीं आता, तो आप पूरे वीडियो को साथ साथ में देखें और साथ में आंसर राइटिंग करें। तो आज का जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में क्या चीज़ें मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूँगा। चलिए थोड़ा सा मैं ना यही पेन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं प्रश्न यहाँ पे है, लिख लीजिए, आप साथ के साथ लिखिए। भारतीय जो संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मौलिक अधिकार के ढांचे, है ना, मौलिक अधिकारों के ढांचे, अधिकारों के ढांचे के माध्यम से, ढांचे के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों, सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है, स्थापित करता है। ठीक है, मतलब क्या प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो मौलिक अधिकार के ढांचे के माध्यम से, मतलब फंडामेंटल राइट का जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित, मतलब सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है, पर्सनल लिबर्टी को भी बैलेंस कर रहा है। अब इसको क्या करना है, उचित, ये स्टेटमेंट हो गया, ये तो प्रश्न का स्टेटमेंट हो गया। इसको क्या करना है, उचित प्रतिबंध और न्यायिक व्याख्याओं के उदाहरण से समझाइए, न्यायिक व्याख्याओं के उदाहरण से समझाइए, उदाहरण से समझाइए। मतलब आपको बताना है ये बात तो करेक्ट है। मतलब यहाँ पे आप देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में इस्टेब्लिश स्टेटमेंट है। क्या इस्टेब्लिश है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि जो भारतीय संविधान है ये ऐसा कुछ कर रहा है, ये तो बात यहाँ पे करेक्ट है कि मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, में उसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 की बात करें, 19 की बात करें, और सोशल इंटरेस्ट है, उनके बीच संतुलन बना रहा है। अब आपको बताना है किस तरह से बना रहा है। तो ये प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को लिखने के लिए क्या क्या अप्रोच है वो हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हम क्या देखेंगे कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे फंडामेंटल राइट को, उसके बारे में बताएंगे, है ना। अब फंडामेंटल राइट के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या क्या उदाहरण देंगे, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, भूमिका लिखते हो, तो भूमिका में एक तो आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी, एक तो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, दूसरा उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे, भूमिका में आप तीन चीज़ों को संबोधित करेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं आप यहाँ पे समझिए। पहला कि जो फंडामेंटल राइट है ना, क्या जो फंडामेंटल राइट है वो नागरिकों के गरिमा की रक्षा करते हैं, नागरिकों के गरिमा की रक्षा करते, गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, पहली बात ये, नागरिकों की गरिमा की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे आपको काउंटर स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे आपको पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि भारतीय जो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के में नागरिकों की गरिमा की रक्षा कर, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं, मतलब उनमें भी अंकुश लगाया जा सकता है। उसमें आप यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19
19 में अगर आप देखोगे, अब ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, 19 में क्या है, 19(1) है, 19(2) है। जो आर्टिकल 19(1) है ना, जो आर्टिकल 19(1) है वो बात करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है ना, उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं रोजगार करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं की बात करता है, 6 टाइप की। 19(2) क्या करता है, उनमें प्रतिबंध की बात करता है कि भाई आप रोजगार तो कर सकते हैं लेकिन हथियार नहीं बेच सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते बड़े मास पर। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या बैलेंस काउंटर चीज हो रही है। 19 का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट आपके पास हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्या करने वाले हैं, मेन जो हमारा मतलब कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप ये चीज़ एड्रेस करने वाले हैं। फिर बात आती है किसकी, मुख्य भाग की। किसकी बात आती है, मुख्य भाग की, कि मुख्य भाग में आप क्या करेंगे। अब मुख्य भाग में आपको 3 अप्रोच लेनी है। पहला पॉइंट आपको लेना है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, उचित प्रतिबंधों के माध्यम से बताना है। तो पहले आपको बताना है कौन कौन से प्रतिबंध हैं। उचित प्रतिबंध के माध्यम से या प्रोविजंस के माध्यम से संतुलन कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, फंडामेंटल राइट में संतुलन बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया मेन पॉइंट है ना, ये तो हो गया मेन पॉइंट, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। उदाहरण यहाँ पे आप देंगे, उदाहरण में क्या देंगे आप, ठीक है, उदाहरण में आप देंगे क्या, अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है ना। अनुच्छेद 19(1)(a) क्या यहाँ पे कर रहा है, फंडामेंटल राइट में अगर आप देखोगे, फंडामेंटल राइट की फाउंडेशन है। क्यों फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आप देखोगे वाक्य व्यक्त की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन 19(2) जो है, 19(2) क्या करता है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है। फिर ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। फिर अगर आप दूसरा देखोगे, अनुच्छेद 21 बात करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके जीवन जीने का अधिकार है ना। अपराधों की जांच में ये सारी चीज़ें होती, मतलब अपराध अगर किया तो उसकी जांच होगी। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 प्रतिबंधों के माध्यम से संतुलन बनाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट न्यायिक व्याख्या के माध्यम से संतुलन। मुख्य भाग में उचित प्रतिबंध के माध्यम से, दूसरा न्यायिक व्याख्या के माध्यम से संतुलन, व्याख्या के माध्यम से संतुलन। अब न्यायिक व्याख्या के माध्यम से किस तरह संतुलन बनाता है फंडामेंटल राइट, या अगर हम बात करें संविधान, ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या उदाहरण देंगे, कुछ आपको केसेस के बारे में बताना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मनेका जो गांधी केस है, मनेका गांधी केस, या अगर बात करें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद जो 21 था उसको व्यापक बनाया, उसको उचित बनाया, उसको न्याय संगत बनाया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है कोई भी चीज़ इस तरह की, तो पूरी तरह से अब अगर आप व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उचित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया न्याय संगत होनी चाहिए, जस्टिसिएबल होनी चाहिए। फिर अगर आप देखोगे एक और मामला यहाँ पे आता है, कौन सा, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी का मामला, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी का मामला। तो जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी के मामले में वर्सेस अगर आप देखोगे यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो मामला आता है, उसमें क्या होता है, उसमें यह माना जाता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, या अगर हम बात करें निजता का अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 21 का पार्ट माना। ठीक है ना। साथ ही यह बताया कि जो निजता पर या प्राइवेसी पर हम प्रतिबंध लगाते हैं उसमें लीगैलिटी होनी चाहिए, उसमें रेशनैलिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, मतलब तर्क संगत होना चाहिए। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको एक और केस में मिलेगा, श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में 2015 में अगर हम बात करें, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो आईटी एक्ट थी, आईटी एक्ट की धारा 66A थी, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया।
तो इस तरह से अगर आप देखोगे, साथ ही अगर आप देखोगे केशवानंद भारती केस में, अगर आप देखें केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में ये बात क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई 1973 में कि भाई मूल ढांचा है संविधान का, आप मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट को अगर आप देखो, पर्सनल लिबर्टी और जो सोशल बेनिफिट, सोशल इंटरेस्ट हैं, उनके बीच में संतुलन बनाया जा रहा है, उनके बीच संतुलन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, वो तीसरा पॉइंट इसमें पार्ट 3 में आएगा। मतलब अगर आप देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इसको आप पार्ट 3 में भी कर सकते हो। पार्ट 3 में कैसे, यहाँ पे सी में, पार्ट सी में क्या आ जाएगा, संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचे के माध्यम से, ढांचे के माध्यम से। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल दे देना किसका, केशवानंद भारती मामला। ठीक है ना, केशवानंद मामला, केशवानंद केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक प्रश्न में दो चीजें हमने यहाँ पर दी, व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हितों के साथ संतुलन करके दिखाया, उचित प्रतिबंधों के माध्यम से और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से, दोनों माध्यम से दिखा दिया ना। उचित प्रतिबंधों के माध्यम से हमने यहाँ पे दिखाया ए में, और न्यायिक व्याख्या के माध्यम से हमने बी में दिखाया। अब बात आती है कंक्लूजन की कि हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष की या कंक्लूजन की। निष्कर्ष क्या कहता है, देखिए निष्कर्ष हमें संतुलित रखना होगा। मतलब क्या, निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है भारतीय संविधान, समर्थन करता है। साथ ही असीमित शक्ति, इन अनलिमिटेड पावर को अस्वीकार करता है। संविधान ये कहता है कि असीमित शक्ति राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य अनुचित प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। उचित प्रतिबंध की बात करता है, उचित प्रतिबंध की बात करता है संविधान हमारा संविधान न्यायिक समीक्षा की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, और न्यायिक समीक्षा से किसी भी कानून की रेशनैलिटी, तार्किकता चेक हो जाती है। ये सिद्धांत ये बताती है, जो सारी थ्योरी ये क्या बताती है कि जो पर्सनल लिबर्टी है और सोशल इंटरेस्ट है, आपस में संतुलित रहने चाहिए। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वेलिटी और सोशल सिस्टम तीनों को लेके आगे चलता है। तो क्या क्या लेके आगे चलता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान स्वतंत्रता को लेके आगे चलता है, स्वतंत्रता को, साथ ही समानता को, साथ ही सामाजिक व्यवस्था को, तीनों चीजों को लेके भारतीय संविधान आगे चलता है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, कोई टॉपिक है पॉलिटिक, आप कमेंट करते रहिए, मैं उस टॉपिक में आंसर